हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, ये 100 पेज नोट सीरीज का 24वां लेक्चर है। इसके पहले कुल 23 लेक्चर्स हो चुके हैं। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं जिनमें पूरी की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, पूरी की पूरी साइंस कंप्लीट हो चुकी है। कुछ एक वीडियोज पॉलिटी के भी हो चुके हैं, जिनके पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दिया है। हाँ, पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। रही बात रेगुलर पीडीएफ की, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस नोट्स की खास बात यह है कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में जो भी चीजें हैं ना, उन चीजों को काफी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से इसमें प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि आपको चीजों को पढ़ने में काफी आसानी होगी। देखिए, अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो ही रहा होगा। और उसके बाद इस नोट्स की खास बात यह है कि कम टाइम में आप क्वालिटी रिवीजन कर सकते हैं। एक पेज को रिवाइज करने में मुश्किल से 4-5 मिनट, और कुल 100 पेजेज हैं। पॉलिटी की बात कर लीजिए तो 10-12 पेजेज हैं। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पज से बनाया गया है, तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की जरूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। देखिए, मौलिक अधिकार की बात करें तो ये बातें हमने कर ली हैं। मौलिक अधिकार में ये सारी बातें कर ली हैं कि मौलिक अधिकार की जो बात की गई है, इसका जो उल्लेख है संविधान के भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ये न्याय योग्य है, अर्थात वाद योग्य है, जस्टिसिएबल है। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। इसका मतलब क्या है, आगे अभी डीपीएसपी जब देखेंगे वहाँ पर भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं कि इसका मतलब क्या है, न्याय योग्य का मतलब। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। राज्य के विरुद्ध गारंटी है, ये चीज़ें अभी मैंने बताया भी है, आगे भी डीपीएसपी में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, जब मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के डिफरेंस को देखेंगे, अंतर क्या है दोनों में, वहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो भी आपको दिक्कत है। और ये वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वो 6 हैं, पहले 7 थे, एक कहाँ गया ये मैं बता भी चुका हूँ, फिर से बता दूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए, हाँ, 6 अधिकार तो आपको पता होना चाहिए ना। कौन कौन से अधिकार है? समता का अधिकार है। समता के अधिकार की बात कहाँ से कहाँ तक की गई है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। फिर है आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार ये आपको पता होना चाहिए, 19 से लेकर 22 तक। फिर है आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कहाँ से? 22 के बाद कितना? 23 से लेकर कहाँ तक? 24 तक। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से लेकर 28 तक। वैसे ही आगे क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति, कल्चर और शिक्षा संबंधी अधिकार, 29-30 में इसकी बात की गई है। 31 को हटा दिया गया, ये मैं बता दूंगा, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और अनुच्छेद 32 की बात की जाए तो इसमें बात की गई है, मतलब संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार की बात की गई है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की जो बात की गई है, वो कहाँ की गई है? अनुच्छेद 32 में। ठीक, तो ये 6 अधिकार है, नाम भी ध्यान में रखिएगा। ये सारी बातें हमने कर ली हैं। ठीक, तो मैं बोलूँगा कि आप पिछले जो वीडियोज हैं ना, उनको भी जरूर देखिए। आइए हम यहाँ से बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये बातें हमने कर ली है, लेकिन फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 में जो बात की गई है वो क्या की गई है कि अंतःकरण अर्थात कॉन्शियस अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। ये किस अनुच्छेद में बोला गया? अनुच्छेद 25 में। अंतःकरण मतलब आपका जो कॉन्शियस है, अंतःकरण है, आपकी आत्मा क्या बोल रही है, ठीक है, आपके अंदर की आवाज़ क्या कह रही है। अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, मतलब बिना किसी बाधा के रोक टोक के धर्म को अबाध रूप से मानने की, उसके आचरण की, मतलब उसके प्रैक्टिस करने की, और प्रचार करने के, धर्म को प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। ये कौन सा अनुच्छेद बोलता है? अनुच्छेद 25। ठीक, अब देखिए आगे देखते हैं। धार्मिक कार्य जो भी है ना, उसके प्रबंधन की जो स्वतंत्रता होगी, मैनेजमेंट की जो स्वतंत्रता होगी, वो काय में बात की गई है इसकी? 26 में। देखिए, डिटेल्स में आपको चीज़ों को जानना है तो इसके लिए पैरेलल में एक बैच चल रहा है, उसमें चीज़ों को टॉपिक वाइज डिटेल्स में चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है, तो उन वीडियोज को आप देख सकते हैं। ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पज से बनाया गया है, तो मैं उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की जरूरत है। ठीक है, डिटेल्स में नॉलेज चाहिए तो उन वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, तो इतना ही आप ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 26 में मैनेजमेंट की बात की गई है। कौन से कार्य की मैनेजमेंट, प्रबंधन? धार्मिक कार्य जो भी है ना, उसके मैनेजमेंट की स्वतंत्रता होगी। कौन सा अनुच्छेद बोलता है? अनुच्छेद 26। 27 में बात की गई है। अनुच्छेद 27 ये बोलता है कि किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। मतलब आप इतना ध्यान में रखिए, ये कीवर्ड याद रखिए, कर। ठीक, आप इसमें देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि किसी भी विशेष धर्म को, मतलब जिसमें भी आपको आस्था हो, उसको संपोषित करने वाले करों के संदाय वर्ड इसलिए मैंने लिख दिया है जानबूझकर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ऐसे वर्ड वो यूज कर लेते हैं, तो इस वर्ड से परिचित रहेंगे तो थोड़ा अजीब नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए, इंग्लिश में भी मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, जिनको प्रॉब्लम होगी। देखिए, जहाँ भी कॉम्प्लेक्स वर्ड आए हैं ना, वहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी जरूर लिखा है उन वर्ड्स को। ठीक है, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले, कहने का मतलब ये है कि फ्रीडम होगी, आपको स्वतंत्रता मिलेगी। काई से? टैक्स पे करने से स्वतंत्रता मिलेगी।
कौन से वाले पेमेंट पर? जो पेमेंट आप किसी रिलीजियस प्रमोशन के लिए दे रहे हैं। यहाँ पर नीचे लिखा है फ्रीडम फ्रॉम, फ्रीडम होगी पेमेंट ऑफ टैक्सेज, पेमेंट ऑफ टैक्सेज, टैक्स को पे करने से फ्रीडम होगी। फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, किसी भी मतलब किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, जो भी पेमेंट कर रहे हैं उस पेमेंट पर सरकार आपसे टैक्स के लिए बाध्य नहीं करेगी। ठीक है, सरकार उस पेमेंट पर टैक्स के लिए आपको बाध्य नहीं करेगी, इसका मतलब यही हुआ। अनुच्छेद 28 की बात करें तो यहाँ पर बात की गई है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बात की गई है। देखिए यहाँ पर समझिएगा, कुछ लिखा हुआ कुछ शिक्षण संस्थाओं में, मतलब आप चाहते हैं धार्मिक शिक्षा को देना चाहते हैं तो इसके लिए आप शिक्षण संस्थान बना सकते हैं, वहाँ धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। मतलब ये हुआ कि राज्य जो है ना, राज्य के द्वारा ये शिक्षण संस्थान नहीं चलाया जाएगा पूरी तरह से, मतलब राज्य के पैसे से, राज्य के खर्चे से ऐसा कोई शिक्षण संस्थान नहीं होगा जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, स्पेशली धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, राज्य के पैसे से चलाए जाने वाले जो शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। जैसे नॉर्मल जो शिक्षण संस्थान है ना, नॉर्मल शिक्षण संस्थान और जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है वो संस्थान, तो ये नॉर्मल शिक्षण संस्थान जो है ना, ये राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित होगा। मतलब राज्य द्वारा ये हो सकता है ऐसा कि राज्य अपने खर्चे से, पूरे के पूरे अपने खर्चे से शिक्षण संस्थान को चलाए। ठीक है, बट धार्मिक शिक्षण संस्थान में कंप्लीटली राज्य धार्मिक शिक्षा के लिए पूरा का पूरा वित्त पोषण करे, पूरा का पूरा खर्चा दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, राज्य द्वारा अब कोई शिक्षण संस्थान है उसमें राज्य द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जा सकती है। ठीक है, धार्मिक शिक्षा के लिए अगर कोई शिक्षण संस्थान बनाया गया है तो वहाँ भी राज्य द्वारा आर्थिक सहायता दी जा सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन इसके लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है, राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है। आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, शिक्षण संस्थान जो है ना, नॉर्मल जो जनरल बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल शिक्षण संस्थान है वो, एक मिनट रुकिएगा, वो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होगा। जो शिक्षण संस्थान है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। ठीक है, लेकिन धार्मिक शिक्षण संस्थान जो है ना, धार्मिक शिक्षा की बात की जाए तो इसके लिए राज्य जो है वो प्रावधान कर सकता है, बट उसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसको बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको मैं बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जो पैरेलल में वीडियो चल रहे हैं ना उनको आप देखिए, उनमें डिटेल्स में चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। मेंस के आंसर राइटिंग में ये चीज़ें काम देंगी आपको। यहाँ पर मोटा मोटी ये जानिए कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 28 में ये बोला गया है। ठीक, इतना ध्यान रखिए। आगे बात कर लीजिए अनुच्छेद 29 की, तो देखिए अल्पसंख्यक वर्गों के लिए ये जो 29-30 में बात की गई है वो किसके लिए बात की गई है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की बात की गई है। ठीक है ना, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ये यहाँ पर बगल में लिखा है, पढ़ लीजिएगा जूम करके। ये बात की गई है अनुच्छेद 29-30 में। अनुच्छेद 29 में बात की गई है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों, अल्पसंख्यक वर्ग के हित अर्थात जो उनकी भाषा है, उनकी जो लिपि है अर्थात स्क्रिप्ट है, उनकी जो संस्कृति है, उसके संरक्षण का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 29 में। ठीक, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 30 की बात की जाए तो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, मतलब अल्पसंख्यक जो वर्ग है ना उनको अपने शिक्षण संस्थान की, माइनॉरिटी की बात की जा रही है यहाँ पर, उनको अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं उनके प्रशासन का अधिकार होगा। इसका अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 में। ठीक है, उसके बाद बात कर ली जाए अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार को प्रवर्तनीय बनाने के लिए, मतलब उसको इन्फोर्सिएबल बनाने के लिए, प्रवर्तनीय बनाने के लिए, उसको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में ये बात की गई है और इसी के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट ये रिट जारी कर सकते हैं। 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, अनुच्छेद 232 के तहत सुप्रीम कोर्ट। ये हम देख लेंगे रिट, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। कुछ एक फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स क्या है? ये भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ही हैं, नोट में चीज़ें लिखी गई हैं, इनको थोड़ा सा जान लीजिए। अनुच्छेद जो 15 है ना उसको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 की बात की जाए तो इसमें बात की गई है, जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने यहाँ पर लिखा गया है। इसमें बात की गई है सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं ना, पिछड़े वर्ग हैं, सामाजिक और शैक्षणिक, कहने का मतलब जातिवादी के आधार पर जो पिछड़े हुए लोग हैं,
सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए, ठीक है ना, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से किसके लिए, पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए, या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल टाइप्स के लिए राज्य विशेष उपबंध करने हेतु प्रावधान ला सकता है, जैसे आरक्षण वगैरह ला सकता है। आप समझ पा रहे होंगे, जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक है। 15(4) में ये बात की गई है। 15(5) में अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 में क्या बात की गई है कि शैक्षणिक संस्थान, समझिएगा यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान की बात की गई है, चाहे वो सरकारी हो, संस्थान मतलब स्कूल कॉलेज हो गया, सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो या फिर अर्ध सरकारी हो, ठीक है ना, उसमें नामांकन के हेतु, नामांकन के लिए, एडमिशन के लिए पिछड़ा वर्ग हुआ, अनुसूचित जाति हुई, जनजाति मतलब अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हुई, उनको आरक्षण दिया जाएगा शैक्षणिक संस्थानों में। विशेष रूप से इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है विशेष, लेकिन यहाँ पर स्पेशली काय की बात की गई है, शैक्षणिक संस्थान की बात की गई है 15(5) में, ठीक है। 15(5) और 16(6) में काय की बात की गई है। अच्छा, बेसिकली अनुच्छेद 15 की बात की जाए तो आपको पता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। उन्हीं के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 15, ये तो मैंने बता दिया, अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में काय की बात की गई है, ओबीसी जो है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके लिए भी राज्य की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राज्य की जो भी सेवाएं हैं, ठीक है ना, सरकारी जॉब जो है, उनमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है 15(4) और 16(4) में। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ, 15(6), 16(6) की बात कर ली जाए तो आर्थिक रूप से जो दुर्बल हैं, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS, आर्थिक रूप से जो दुर्बल वर्ग हैं, उनके लिए आरक्षण की बात की गई है किसमें, अनुच्छेद 15(6) में संशोधन के बाद, और अनुच्छेद 16(6) में। ये थोड़ा सा लेटेस्ट है, इसलिए संशोधन ये ध्यान रख सकते हैं, 103वां संशोधन 2019 में ये किया गया था, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 21 की बात हमने कर ली है, बट यहाँ पर भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत से और अधिकार आते हैं। वो थोड़ा सा अधिकार आप देख लीजिए, क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत सारे जो भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, सुप्रीम कोर्ट जो भी न्यायालय है ना, उसके हस्तक्षेप के बाद ये सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। इनको भी जो अनुच्छेद 21 है, इनके तहत शामिल किया गया है, ऐड कर लिया गया है। जैसे जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 के तहत आएगा। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। विदेश जाने का अधिकार हुआ। एक चिकित्सक के द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना। प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार है, मतलब स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ जल मिले, वायु मिले, ठीक है, ये सब अधिकार। महिलाओं का शालीनता तथा गरिमा से जीने का अधिकार, ठीक है। एकांतता का अधिकार, अगर कोई एकांत में रहना चाहता है तो एकांतता का अधिकार। एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, मतलब किसी को अकेले काल कोठरी में नहीं बंद कर सकते, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार आदि, ये सारी चीज़ें हैं। इनको किसमें, ये जो भी बातें हैं, ये जो अधिकार हैं, किसके अंतर्गत आएंगे, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, ठीक है। देखिए, उसके बाद बात कर लेते हैं अनुच्छेद 21। कुछ एक वाद है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत सारे वाद है, जिसमें एक दो इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का ये वाद है। इसमें जीवन का जो अर्थ बताया गया था ना, जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक सीमित रखा गया था। जीवन का अर्थ क्या है, बस जीवित रहना। मतलब इसमें जो अनुच्छेद 21 है ना, इसके दायरा को काफ़ी सीमित रखा गया था इस वाद में, ठीक है ना, आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन उसके बाद जब मेनका गांधी बनाम भारत संघ आता है 1978, इसमें जीवन के अधिकार को, मतलब 1921 जो है, 1921 बोल रहा हूँ, अनुच्छेद 21 है ना, इसके अधिकार को बढ़ा, इसके दायरा को काफ़ी व्यापक कर दिया जाता है। मतलब जो जीवन का अधिकार है ना, जीवन जीने का अधिकार, तो जीवन का अर्थ जो होगा वो केवल जीवित रहने तक नहीं होगा। जीवन का जो अर्थ है केवल जीवित रहने तक नहीं होगा, बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होगा, इज्जत के साथ जीवन जीने का अधिकार होगा, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। साथ ही और बहुत सारी बातें ऐड की गई थी, जैसे गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि, ये सब शामिल किया गया था इसी मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद। बहुत सारे वाद के बाद ही ये सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, बहुत सारे वाद हुए, उसके बाद ये सारी चीज़ें ऐड होते गई हैं। बस आप खाली नाम याद रखिए कौन कौन से अधिकार ऐड किए गए हैं 21 के तहत। ये बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि संपत्ति का जो अधिकार है ना, जो पहले अनुच्छेद 31 में था, वह और 19(1)(च),
अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज च में काय की बात की गई थी? संपत्ति का अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार थे, इनको हटाकर अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इनको कहाँ डाल दिया गया है? अनुच्छेद 300A में, अर्थात 300 क में। किस संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978। ये याद रख लीजिएगा, सिंपल है, 448 हो जाएगा 1978। जैसे आता है ना 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें 4 2 6, तो इसे याद रख लीजिएगा। यहाँ पर 76 आया है, 42, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। मतलब ये यहाँ पर कोइंसिडेंटली ये ट्रिक काम कर जा रहा है, तो ऐसे आप इन दोनों को याद रख सकते हैं। ये भी ध्यान रख सकते हैं कि समाचार पत्रों की जो स्वतंत्रता है या फिर सूचना का जो अधिकार है, इसको कहाँ रखा गया है? अनुच्छेद 19(1) क, मतलब जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखी गई है अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज च में। ठीक, तो इसी में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की भी बात की गई है, मतलब इसको ऐड कर दिया गया। समाचार पत्रों की जो स्वतंत्रता है ना, उसके अधिकार की बात की जाए तो इसके अंतर्गत इसको रखा जा सकता है, इसी में निहित है। तो निश्चित रूप से आप समझ भी सकते हैं, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता मतलब आप अपनी बात को अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपनी राय को रख रहे हैं। ठीक, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वैसे भी ये चीज़ें याद रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। सूचना के अधिकार को भी इसी में निहित माना गया है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता होगी, कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। लॉजिक से भी ध्यान में रख सकते हैं, कॉन्सेप्ट से भी ध्यान में रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि याद करना है, बट वो एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैंने नोट कर दिया है वहाँ पर। देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि मौलिक अधिकार केवल नागरिकों, मतलब केवल भारतीयों के लिए होगा। कौन सा मौलिक अधिकार? 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 मौलिक अधिकार जो है ना, केवल भारतीयों को प्राप्त होगा, विदेशियों को नहीं। मतलब केवल नागरिकों को 15, 16, 19 और 30, ये केवल भारतीयों के लिए। तो बस आप 5 यही याद रखिए, बाकी जो है वो क्या बोलते हैं, दोनों के लिए हो जाएगा। भारत के नागरिकों के लिए तो मौलिक अधिकार है ही, साथ में विदेशियों के लिए भी, मतलब दोनों के लिए जो मौलिक अधिकार है। इसके अलावा 5 आप याद रख लीजिए विशेष रूप से। जो 5 अधिकार है ना, 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, मतलब केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु, मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए इन्फोर्समेंट हेतु प्रादेश अर्थात रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास भी है अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय के पास भी है अनुच्छेद 226 के तहत। दोनों याद रखिएगा। देखिए, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कौन कौन से रिट हैं। एक तो रिट है, एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा। थोड़ा थोड़ा आप समझ लीजिए, बस एक एक करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात की जाए तो नाम से ही ये पता चल रहा है, बंदी मतलब जिसको बंदी बनाया गया है उसको प्रत्यक्ष लाया जाए, प्रत्यक्षीकरण किया जाए, उसको सामने लाया जाए। यहाँ पर वही तो लिखा है कि अगर चाहे कोई न्यायालय अर्थात अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये हुआ कि अगर कोर्ट चाहे तो वो जिसने बंदी बनाया है उसको ये बोल सकती है कोर्ट कि बंदी को सामने लाया जाए, जिसको बंदी बनाया गया है उसको टू हैव द बॉडी, मतलब हमें शरीर चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब आप ध्यान में रखिए। इसका जो अर्थ है ना, इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ यही है, शाब्दिक अर्थ, हमें शरीर चाहिए। तो किसे चाहिए भाई? कोर्ट को चाहिए। मतलब इसके द्वारा जो कोर्ट है ना, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 26 के तहत, 226 के तहत हाई कोर्ट, ये बंदी करता है, जिसने बंदी बनाया है उसको आदेश दे सकता है कि जो व्यक्ति है उसको 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने लाया जाए। ठीक है, जिससे कि न्यायालय जो बंदी बनाया गया है ना उसके आधार पर विचार कर सके, और कुछ मतलब विधि के सम्मत नहीं है, कानून के सम्मत नहीं है, अगर कानून के खिलाफ वगैरह है तो बंदी को, जो भी बंदी बनाया गया है जिसको, उसको मुक्त किया जा सके। हालांकि आपको अर्थ समझना है, यहाँ पर अर्थ जानना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये हुआ कि हमें शरीर चाहिए। ये वर्ड याद रखिएगा, इसका जो शाब्दिक अर्थ है हैवियस कॉर्पस, ठीक है, टू हैव द बॉडी, दोनों याद रखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। परम आदेश का मतलब ये हुआ, नाम में ही पता चल रहा है, ये मैंडेमस लिखा हुआ है, मैंडेमस, ठीक है, परम आदेश, नाम से ही दिख रहा है परम आदेश। ये जो है ना, ये कोर्ट जो है, कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। यहां पर लिखा हुआ है वी कमांड या फिर ऑर्डर, हम आदेश देते हैं। किसको आदेश देगा भाई? मतलब कोर्ट आदेश देगा किसी भी सरकारी अधिकारी को, जो भी सरकारी अधिकारी हैं उनको आदेश दे सकता है कि वो अपना काम ढंग से करें, जो भी उनको काम दिया गया है। ठीक है, मतलब जिस काम के लिए उनको नियुक्त किया गया है सरकारी पद पर, उस कार्य को करने के लिए वो बाध्य हैं। अगर
कोई सरकारी अधिकारी मना करता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो उसके लिए कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि आपको ये काम करना है। हाँ ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ। अर्थ थोड़ा सा जानिएगा, मैंने तो बस समझाना था समझा दिया, लेकिन अर्थ क्या जानिएगा इसका, वी कमांड अर्थात वी ऑर्डर, हम आदेश देते हैं, दोनों याद रखिएगा। शाब्दिक अर्थ जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। प्रतिषेध का अर्थ की बात की जाए तो प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ तो वैसे मना करना होता है, प्रोहिबिशन, मना करना। तो देखिए इसमें क्या है, इसका अर्थ आप ये याद रखिएगा, कोर्ट की भाषा में रिट, ये रिट है, प्रतिषेध जो रिट है ये रिट इश्यूड बाय सुपीरियर कोर्ट टू इन्फीरियर कोर्ट, मतलब अधीनस्थ न्यायालय का ये लेख है, ठीक है ना, अधीनस्थ न्यायालय का लेख। इसका मतलब समझाता हूं। जैसे इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है ना, जैसे अधीनस्थ न्यायालय का मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ जो नीचे का न्यायालय है वो क्या है, हाई कोर्ट है। तो इसमें न्यायालय जो है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, ठीक है ना, हाई कोर्ट के विरुद्ध ये रिट जारी कर सकता है। कौन सा रिट, प्रतिषेध रिट जारी कर सकता है। किस लिए, इसलिए कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कोई काम नहीं करे, मतलब वो अपने अधिकार क्षेत्र से जो भी उसका लिमिट है, लिमिट क्रॉस करता है वो, तो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा रिट, कौन सा, प्रतिषेध रिट, ताकि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर ना आए, ठीक है, अतिक्रमण ना करे, अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण ना करे, अतिक्रमण करने से रोकता है। उसके बाद उत्प्रेषण की बात की जाए तो देखिए इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ध्यान रखिएगा, टू बी सर्टिफाइड, पूर्णतया सूचित कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ये पहले वाले, ये जो प्रतिषेध था ना, उत्प्रेषण में भी यही होता है कि जो सुपीरियर कोर्ट है वो इन्फीरियर कोर्ट को रिट जारी करेगा, कौन सा, उत्प्रेषण। इसमें क्या होगा, इसमें भी वही कि अधीनस्थ न्यायालय जो है ना, उसको अपने अधिकारिता, अगर वो अपने अधिकारिता का, उसका जो अधिकार है उसका उल्लंघन करता है, तो उसको रोकने के लिए इस रिट को जारी किया जा सकता है। उससे पूछा जा सकता है, उसको पूर्णतः, उसको बोला जा सकता है कि आप पूर्णतः सूचित कीजिए, टू बी सर्टिफाइड। फिर आप कहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जब कार्रवाई चल रही है ना, उसके बीच में ये रिट जारी किया जा सकता है, जब कार्रवाई चल रही है। लेकिन जब कार्रवाई समाप्त हो गई है, उसके निर्णय को समाप्त करने के लिए, मतलब कार्रवाई जब समाप्त हो गई है, उस समय उत्प्रेषण रिट को जारी किया जा सकता है, ठीक है। ये बीच में किया जाएगा प्रतिषेध, और उत्प्रेषण बाद में, ये डिफरेंस है। अधिकार परीक्षा की बात की जाए तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये है बाई व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। मतलब इसमें जो है ना, कोई अवैधानिक रूप से, इलीगल रूप से किसी सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है तो उससे पूछा जाएगा, उसके विरुद्ध ये रिट जारी किया जा सकता है कि भाई आप किस अधिकार से यहाँ पर है, ठीक है। ये सारी बातें हैं। उसके बाद देख लीजिए, हाँ ये वाली जो बात थी ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये यहाँ पर देख रहे हैं व्यक्ति की बात की जा रही है। कोई भी बंदी जो है, मतलब किसी को भी बंदी बनाया गया है, उसमें कोर्ट जो है, जिसने बंदी बनाया है उसको बोल सकती है कोर्ट की उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। अगर विधि सम्मत नहीं है तो उसको छोड़ भी सकती है, छोड़ने का ऑर्डर दे सकती है। तो ये जो है ना बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक है, ऐसा माना जाता है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो महानतम रक्षक है, रिट के बारे में बात की जाए तो कौन सा रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, हैबियस कॉर्पस। उसके बाद देख लीजिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट में अंतर क्या है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये अनुच्छेद 32 के, उच्चतम न्यायालय की बात की जाए तो रिट जारी करता है ये न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। उच्च न्यायालय जो है केवल मूल अधिकार के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय मूल अधिकार के साथ अन्य भी कोई मामला हो उस पर भी कर सकता है। उच्च न्यायालय बाध्य है रिट जारी करने के लिए, ठीक है, जबकि उच्चतम न्यायालय बाध्य है, जबकि उच्च न्यायालय जो है ये बाध्य नहीं है। देखिए उत्प्रेषण, ये जो बात की जाए उत्प्रेषण की, तो उच्चतम न्यायालय जो है ना, उच्च न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट के पास ऐसी कोई अथॉरिटी, ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ठीक। थोड़ा सा ये डिफरेंस है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में। ये स्टेटमेंट देकर पूछ सकते हैं भाई, पूछ लेंगे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, केवल एक, केवल दो, केवल मतलब एक और दो, ठीक। और इसमें स्टेटमेंट मान लीजिए अनुच्छेद 32 देते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जा सकता है, ऐसे दे देता है। दूसरे में अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो दोनों ये गलत है, मैंने समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तो इसलिए आप चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने महीनों तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है, तो 3 महीने तक। शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम लाया गया था वो 219 में, ये
2009 में ये अधिनियम पारित हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। ये थोड़ा सा डेट याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा गया है तो थोड़ा सा डेट याद रख लीजिए। राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है डीपीएसपी, देखिए मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में पहले डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो ये संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में बात की गई है, और डीपीएसपी की बात की जो बात की गई है वो कहाँ पर की गई है, संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। उसके बाद देखिए व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है, मौलिक अधिकार आप भी समझ रहे हैं, तब से यही बातें हो रही हैं। व्यक्तियों को जो दिया गया अधिकार है, मतलब मौलिक अधिकार जो है ये व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है। किसको? व्यक्तियों को। राज्य इसके विरुद्ध कोई कानून एक्ट नहीं ला सकती। अगर ऐसा कुछ करती है, राज्य ऐसा कुछ करता है, तो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, ठीक है। राज्यों को जबकि डीपीएसपी की बात की जाए तो ये राज्यों को सौंपा गया दायित्व है, मतलब ये जो अधिकार है ये राज्यों को सौंपा गया है। राज्य जो है सुशासन और लोक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए, सुशासन के लिए या फिर लोगों के कल्याण के लिए अनुच्छेद 32 में जो प्रावधान लाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग कानून बना सकती है, ठीक, आप समझ पा रहे हैं। तो सामान्यतः इसका जो स्वरूप है ना नकारात्मक है, मतलब नहीं कर सकती है राज्य, इनके विरुद्ध कोई भी एक्ट नहीं ला सकती है, नहीं करना है व्यक्तियों के विरुद्ध। मौलिक अधिकार में ये बात की गई है कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, तो इसका स्वरूप जो है नकारात्मक है राज्य के लिए, ठीक, जबकि इसका सकारात्मक है, कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं कर सकती हैं, राज्य नहीं कर सकता है, मौलिक अधिकार के अगेंस्ट में नहीं जा सकता है, इसलिए नकारात्मक है इसका स्वरूप। वाद योग्य है सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये जस्टिसिएबल है, इसके लिए हम डायरेक्ट चुनौती दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, इसीलिए मौलिक अधिकार वाद योग्य है। जबकि ये वाद्य योग्य नहीं है, अर्थात डीपीएसपी वाद्य योग्य नहीं है, मतलब डीपीएसपी की जो व्यवस्था है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। उद्देश्य की बात करें तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, इसमें राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की बात की गई है, और इसके उद्देश्य की बात करें डीपीएसपी की तो इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात की गई है। कैसे बात की गई है, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अनुच्छेद जब देखेंगे तो, सामाजिक आर्थिक। और ये अमेरिका से लिया गया है, ये वाला अनुच्छेद मौलिक अधिकार, अनुच्छेद बोल रहा हूँ, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, और डीपीएसपी आयरलैंड से। निदेशक तत्वों को 3 भागों में विभक्त करके देखा जा सकता है, 3 भागों में इसका वर्गीकरण करके देखा जा सकता है। एक तो हो जाएगा गांधीवादी तत्व। गांधीवादी तत्व का मतलब ये हुआ कि ये सब जो अनुच्छेद है ना, ये गांधी जी की जो विचारधारा हैं उनसे प्रभावित अनुच्छेद है, उन पर आधारित अनुच्छेद है, ठीक है। समाजवादी तत्व में फिर वही समाज जो लोक कल्याण है, लोगों के कल्याण के राज्य, मतलब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का ये मार्ग प्रशस्त करेगा, ये वाला जो तत्व है ये सारे। वैसे उदारवादी तत्व हैं, देखिए ये जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पर चीज़ें यूज हो जाएंगी। कौन सा गांधीवादी तत्व, मतलब गांधी जी के विचारधारा पर आधारित अनुच्छेद है, ठीक, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर ये चीज़ें काम दे देंगी। अगर नहीं भी काम देती हैं तो मेंस में आपको ये काम देगा, ठीक है, मेंस के आंसर राइटिंग में, तो ये ध्यान रख सकते हैं। बाकी आपको अनुच्छेद यहाँ पर ध्यान में रखना है, कौन सा अनुच्छेद क्या बोलता है, ठीक, सारे नहीं, जो इंपॉर्टेंट है। देखिए अनुच्छेद 38 की बात करते हैं, 36 से स्टार्ट हुई है। जैसे कि वैसे मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकार में कैसे मैंने बताया था कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा की बात की गई है, वैसे ही यहाँ पर अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा की बात की गई है नीति निदेशक तत्व के रेस्पेक्ट में, नीति निदेशक तत्व के संबंध में, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 38 की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 38 ये कहता है, इसको एक मिनट, हाँ, अनुच्छेद 38 में बात की जाए तो एक तो ये ध्यान रखिएगा कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण की वृद्धि हो, अभिवृद्धि हो, बढ़ावा हो, उसके लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है। ये सब राज्य सरकार को दिया गया अधिकार है, यहाँ दिख रहा है। हाँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, अनुच्छेद 38 के तहत आय, प्रतिष्ठा, अवसर व सुविधाओं की असमानता को समाप्त करना है। ये कहाँ पर बात की गई है? आय की बात हो गई, प्रतिष्ठा की बात हो गई, अवसर की बात हो गई, सुविधाओं की बात हो गई। तो उसमें जो असमानता है ना, उसको समाप्त करने का कार्य किसको है? राज्य को है, ठीक है। उसके बाद बात कर ली जाए अनुच्छेद 39। तो अनुच्छेद 39 में, एक मिनट, सबको हम देख लेते हैं, क ख ग घ, अच्छा, एक मिनट। क में बात कर ली जाए तो सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार जो है
इसमें क में बात की गई है, सभी नागरिकों को, जितने भी नागरिक हैं उनको जीविका चलाने के लिए पर्याप्त साधन, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको प्राप्त कराने का अधिकार राज्य का काम है। 39 ख की बात की जाए तो इसमें समुदाय के भौतिक संसाधनों के सम वितरण की बात की गई है। कहने का मतलब जो भी भौतिक संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज है ना, उनका सम वितरण, सम मतलब बराबर बराबर रूप में वितरण हो। 39 ग की बात करें तो इसमें धन व उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, कंसंट्रेशन रोकना, अर्थात विकेंद्रीकरण की बात की गई है। धन व उत्पादन के जो भी साधन है, मार्केट है या फिर ट्रांसपोर्ट है, ठीक, इसका संकेंद्रण रोकना। कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए ये सारी चीज़ें हों, सबके लिए हों। धन व उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, ठीक है। उसके बाद बात की जाए, स्त्री व पुरुष को समान कार्य हेतु समान वेतन मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है। 39 घ याद रखिएगा, स्त्री व पुरुष हेतु समान कार्य के लिए समान वेतन इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो भी कर्मकार है, जो भी वर्कर है ना, उनके स्वास्थ्य एवं जो उनकी शक्ति है, स्ट्रेंथ है, उनके संरक्षण का प्रावधान सरकार का कार्य है, ये करना चाहिए सरकार को, ठीक है। ये अनुच्छेद 39 अंग में बोला गया है। च की बात कर लीजिए तो यहाँ बालकों के स्वास्थ्य का विकास के अवसर प्रदान करना है। बालकों के जो भी स्वास्थ्य हैं वह उनका जो विकास है, बालकों के स्वास्थ्य और उनके विकास के अवसर प्रदान करना राज्य का कार्य है। उसके बाद 39 ए की बात कर लीजिए, 39 क की, तो इसका संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। देखिए, समान न्याय मिले, निःशुल्क विधिक अर्थात कानूनी, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त हो किसको? गरीबों को, ठीक। समान न्याय मिले, सबको समान न्याय हो, छोटा बड़ा कोई नहीं हो, निःशुल्क कानूनी सहायता मिले किसको? गरीबों के लिए अनुच्छेद 39 क में बात की गई है। राज्य को इसका प्रावधान करना चाहिए। फिर ग्राम पंचायत की गठन की बात की, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 41 की बात की जाए तो बेरोजगारी हुआ, बुढ़ापा हुआ, निःशक्तता हुआ, मतलब कार्य करने में असक्षम हो, बीमारी आदि की दशा में, किसी को बीमारी हुआ, उस दशा में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है इन लोगों को, ठीक। तो राज्य को इनके लिए प्रावधान करना चाहिए। अनुच्छेद 42 की बात कर ली जाए तो इसमें कार्य के न्याय संगत दशा की बात की गई है। न्याय संगत दशा का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर काम कर रहे हैं, कोई भी कहीं पर काम कर रहा है, वहाँ पर इतना बदबू है कि मतलब बर्दाश्त के बाहर है, तो ऐसा बोला जा सकता है ना कि वहाँ का जो कंडीशन है, जो वातावरण है, माहौल है, काम करने लायक नहीं है, मतलब न्याय संगत नहीं है। या फिर मान लीजिए किसी को गटर के अंदर भेज दिया गया, कोई गटर साफ करने वाले होते हैं ना, नाला साफ करने वाले, उनको बिना किसी सुरक्षा के भेज दिया गया, तो दम घुटने से भी मौत हो जाती है, तो न्याय संगत दशा तो वो नहीं हुई। या फिर किसी को, कोई बिल्डिंग पर काम कर रहा है बहुत ऊंचाई पर और नीचे कोई विशेष सुरक्षा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, ठीक, काम चलाऊं सपोर्ट रखा गया है, तो वो भी न्याय संगत दशा नहीं है। या फिर चिलचिलाती धूप में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। औरतें भी बहुत जगह काम करती हैं बच्चों के साथ, मतलब छोटे बच्चे पीठ पर टांग कर, जो बालक होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक, तो उनके लिए भी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। तो कार्य करने की न्याय संगत दशा होनी चाहिए, इसका जो राज्य को इसका ध्यान रखना चाहिए, प्रावधान लाना चाहिए इसके लिए। उसके बाद मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता, दोनों बातें इसी में, मतलब अनुच्छेद 42 के तहत कार्य की न्याय संगत दशा व मातृत्व सुरक्षा के हेतु, मैटरनिटी रिलीफ के हेतु सहायता का प्रावधान राज्य को करना होगा। अनुच्छेद 43 की बात करें तो इसमें बात की गई है कर्मकारों हेतु निर्वाह मजदूरी, मतलब जितना से उनका निर्वाह हो, जितना के लायक काम हो, कर्मकारों हेतु निर्वाह मजदूरी, वर्करों के लिए निर्वाह मजदूरी, ठीक है। एवं कुटीर उद्योगों का विकास, कुटीर उद्योगों का विकास अनुच्छेद 43 में बात की गई है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर 43 क की बात की जाए, ये संशोधन 42वें संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किया गया था। 43 क, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भी भाग लेने का प्रावधान होना चाहिए। कर्मकार मतलब वर्कर भी भाग ले सकते हैं, उनका जो मैनेजमेंट है उसमें। उसके बाद 43 ख की बात की जाए, सहकारी समितियों का गठन, कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन की बात की गई है 97वें संशोधन 2011 के तहत। 44 की बात कर ली जाए तो समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब सबके लिए समान नागरिक, सभी नागरिकों के लिए समान कानून बने, यूनिफॉर्म सिविल कोड बने, अनुच्छेद 44 में इसकी बात की गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 45 की बात की जाए तो 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं ना, उनकी शिक्षा तथा उनके देखभाल का प्रावधान, इसकी बात की गई है 45 में। 46 की बात कर ली जाए तो SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों का शैक्षणिक व आर्थिक प्रोत्साहन के लिए कार्य राज्य सरकार को करना चाहिए, 46 में बात की गई है। 47 की बात की जाए तो लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को, लाइफस्टाइल को ऊंचा करना एवं लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करना तथा, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, मादक पेय
मादक पेय पदार्थ या फिर नशीले जो पदार्थ हैं उनके सेवन पर प्रतिबंध लगाने का कार्य राज्य सरकार को करना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 47 के तहत। अनुच्छेद 48 में कृषि व पशुपालन का वैज्ञानिक विकास, कृषि व पशुपालन के वैज्ञानिक विकास पर कार्य करना चाहिए तथा, ये इंपॉर्टेंट है, गाय व अन्य दुधारू जो पशुएं हैं, गाय व अन्य दुधारू जो पशुएं हैं उनके बलि पर रोक लगाना चाहिए। ठीक है। 48 क की बात कर ली जाए तो पर्यावरण व वन्य जीवों का संरक्षण, इसका प्रावधान किया जाना चाहिए। पर्यावरण व वन्य जीवों का संरक्षण 48 क में बात की गई है। 49 की बात कर ली जाए तो राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक है ना, या फिर वस्तुएं हैं या फिर कलाएं हैं, स्थान है, उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। 50 की बात की जाए तो कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका का कार्य अलग, न्यायपालिका का कार्य अलग, पृथक्करण अलग अलग, 50-50, 50 से ट्रिक से याद रख लीजिए, 50 मतलब 50-50, आधा आधा ट्रिक है ये, ठीक ना, अलग अलग 50-50। फिर 51 की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में वृद्धि, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वगैरह की बात 51 में की गई है। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 50 वाला भी इंपॉर्टेंट है, 48 क वाला भी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट किया है, उनको आप विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं। मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य जो लाया गया था, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था संविधान में, अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, संविधान के भाग 4 क में, अनुच्छेद भाग की बात की जाए तो 4 क में, अनुच्छेद की बात की जाए तो कौन सा अनुच्छेद है, 51 क, अर्थात 51A। और मौलिक कर्तव्य का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रावधान है, ये कहाँ से लिया गया है, रूस से, यहाँ पर लिखा है, मैंने पहले भी बताया है, रूस से। वर्तमान में पहले देखिए, पहले जो मौलिक कर्तव्य थे वो 11 थे, वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, पहले 10 थे, अभी वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, 11 है। और 11वां जो है ये मौलिक कर्तव्य, इसको ऐड किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य, थोड़ा सा याद रख सकते हैं। हाँ, क्या 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। पहले की बात की जाए तो पहला जो मौलिक कर्तव्य है, नाम से ही दिख रहा है कि हमारा ये मौलिक कर्तव्य बनता है, मतलब संविधान के द्वारा जो देश के नागरिक हैं उनके लिए ये कर्तव्य बताया गया है कि जो देश के नागरिक हैं उनका क्या फर्ज बनता है, उनका क्या दायित्व बनता है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। जैसे पहले में बात की गई है कि संविधान हुआ, राष्ट्रध्वज हुआ और राष्ट्रगान हुआ, इसका आदर करें। मौलिक कर्तव्य, पहले मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो इसमें ये बात कही गई है कि संविधान का, राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए सबको, सभी नागरिकों को। फिर बात करें तो स्वतंत्रता संघर्ष के उच्च आदर्श हैं, जो भी स्वतंत्रता संघर्ष के टाइम में जो भी आदर्श का पालन किया गया, बड़े बड़े जो भी लीडर्स थे उनके द्वारा उच्च आदर्शों का पालन करना चाहिए हमें भी, अभी भी। ठीक है। उसके बाद तीसरे की बात की जाए तो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। चौथे, देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें जब भी जरूरत हो, देश की रक्षा के लिए और राष्ट्र की सेवा के लिए। समान बंधुत्व की भावना का विकास करें, भाईचारा का मतलब सभी में भाईचारा हो, समान बंधुत्व की भावना का विकास करें तथा धर्म, भाषा एवं प्रदेश में भेदभाव नहीं करें। फिर बात करें कि राष्ट्र की सामासिक संस्कृति, अर्थात सामासिक संस्कृति कहने का मतलब ये हुआ गंगा जमुनी तहजीब, मतलब अपने देश में बहुत सारी संस्कृतियां हैं ना, अलग अलग संस्कृतियों का मेल है, तो उसमें सामासिक संस्कृति, राष्ट्र की जो सामासिक संस्कृति है ना, राष्ट्र की सामासिक संस्कृति और गौरवपूर्ण जो परंपरा है उसके महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें, उसको बनाए रखें। उसके बाद सातवें में बात की जाए तो प्राकृतिक जो वातावरण है, पर्यावरण है तथा वन्य जीवों का संरक्षण करें। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुआ, मानववाद हुआ, ज्ञान अर्जन हुआ, मतलब ज्ञान लेने की बात हो गई, तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, मानववाद, ठीक है, ह्यूमैनिटी का विकास करें, ज्ञान अर्जन, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेने कैसे लिया जाए, ठीक है ना, उसका विकास करें। फिर तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक, ये सारी बातें हैं। 9th की बात की जाए तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत तथा सामूहिक उन्नति का प्रयास करें। हर क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से हो सकता है तो व्यक्तिगत रूप से, मतलब इंडिविजुअली, एक व्यक्ति के रूप में अगर हो सकता है तो एक व्यक्ति के रूप में, मतलब आप अकेले कर सकते हैं तो अकेले के रूप में, आप एक समूह बनाकर कर सकते हैं तो समूह के रूप में। हर क्षेत्र में आप प्रगति का, सामूहिक उन्नति का प्रयास करें हर क्षेत्र में,
व्यक्तिगत रूप से या फिर सामूहिक रूप से ग्रुप बनाकर। उसके बाद जो लास्ट में ऐड किया गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा उसमें क्या बात की गई है कि प्रत्येक माता पिता या फिर जो भी संरक्षक हैं उनके, जो भी उनका पालन पोषण कर रहे हैं बच्चों का, प्रत्येक माता पिता या संरक्षक अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा जरूर दिलाएं। ठीक, ये सारे मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी बातें आगे करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, फिर पॉलिटी पूरी समाप्त हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।